जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकाट स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर इसके एबायोटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एबायोटिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारे सेकंड नंबर का प्रकाश, जिसको हम लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रकाश के बारे में। सबसे पहले यदि हम प्रकाश की बात करें तो इस प्रकाश को हम मापते किसमें है, इस प्रकाश को हम मापते किसमें है, तो जो भी सूर्य का जो प्रकाश आता है उसको मापने के लिए जो यंत्र हम काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं फोटोमीटर। क्या बोलते हैं? फोटोमीटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फोटोमीटर। या फिर इसी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लक्ष्य मीटर। क्या होता है? लक्ष्य मीटर। ये आपको याद रखना, क्या होता है? लक्ष्य मीटर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इस प्रकाश, ये जो प्रकाश होता है सूर्य का, ये जीवों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप दोनों रूप से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे करता है और अप्रत्यक्ष रूप से कैसे करता है, तो उसको हम समझते हैं। तो सबसे फर्स्टली हम यहाँ पर बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा? सूरज दादा। क्या हो जाएगा? ये हमारा सूरज दादा हो गया। अब इस सूरज से 100% प्रकाश पहुंच रहा है पृथ्वी पर, यानी कि सूरज ने तो बोल दिया कि प्रकाश मैंने भेज दिया है पृथ्वी के लिए 100%। अब वो जैसे ही प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो दो भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में डिवाइड होगा? ये दो भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, एक तो जैसे ही ये पृथ्वी पर पहुंचा प्रकाश तो दो भागों में डिवाइड होकर एक तो पहुंच गया कहां पर? समुद्र, यानी कि बहुत बड़ा भाग समुद्र के रूप में है, तो समुद्र में पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? समुद्र में पहुंचेगा। 100% का एक हिस्सा तो कहां पहुंचेगा? समुद्र में। और एक हिस्सा पहुंचेगा कहां पर? स्थल पर पहुंचेगा। कहां पर पहुंचेगा? स्थल पर पहुंचेगा, क्योंकि समुद्र के अंदर भी कई सारी वनस्पति होती है और स्थल पर भी कई सारी वनस्पति होती है, तो दोनों को प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो एक हिस्सा तो कहां पहुंचेगा? समुद्र के अंदर, और एक हिस्सा पहुंचेगा प्रकाश का स्थल के अंदर। अब हम बात करते हैं समुद्र के अंदर 100% में से कितना हिस्सा समुद्र के अंदर पहुंचेगा। तो ये याद रखना, जो इसका जो 100% का जो 90% होता है वो तो कहां पर पहुंचता है? हमारे समुद्र के अंदर पहुंचता है। ठीक है, और स्थल पर केवल मात्र याद रखिएगा 2 से लेकर 10% ही पहुंच पाता है। कितना पहुंच पाता है? 2 से लेकर 10 तक पहुंच पाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, समुद्र बहुत ज्यादा गहरा होता है। अब उसमें से भी जो ये प्रकाश जो होता है ये किस जोन तक पहुंच पाता है? जनरली जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में पढ़ा जाता है। एक ऐसा जल जिसके अंदर प्रकाश पहुंच पाता है उसे हम बोलते हैं फोटिक जोन, और ऐसा सब पानी या फिर ऐसा समुद्र का हिस्सा जहां पर पानी नहीं पहुंच पाता है उसे हम बोलते हैं एफोटिक जोन। तो ये जो समुद्र के अंदर जो प्रकाश पहुंचता है 90%, ये 90% किस जोन में पहुंचता है? तो याद रखना वो पहुंचता है हमारे फोटिक जोन। किस जोन में पहुंचता है? फोटिक जोन के अंदर पहुंचता है, ये आपको याद रखना। और फोटिक जोन की जो गहराई जो होती है वो कितनी गहराई होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 500 मीटर तक इसकी गहराई होती है। कितनी होती है? 500 मीटर तक की इसकी डेप्थ होती है, यानी कि गहराई होती है। कितनी होती है? 500 मीटर तक की इसकी गहराई यानी कि डेप्थ होती है, ये आपको याद रखना। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। और उस गहराई को हम क्या बोलते हैं? फोटिक जोन कहते हैं। और जो भी बाकी बच गया 500 मीटर से नीचे का जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता उसे हम बोलते हैं एफोटिक जोन के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमें समुद्र के वाला याद नहीं रखना, हमको केवल स्थल वाला याद रखना, यही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो बात करें स्थल के अंदर जो भी प्रकाश पहुंचता है ओवरऑल वो कितना परसेंट पहुंचता है? 2 से लेकर 10% पहुंच पाता है। अब ये जो सूर्य का जो प्रकाश आता है इसके अंदर भी कई सारी विकिरण होती है। कहने का अर्थ है कि इसमें से भी कई सारी विकिरण आती है जिसको हम बोलते हैं, ये जो सूर्य का प्रकाश आता है इसके अंदर आपको यूवी रेज देखने को मिल जाएगी, अल्फा रेज देखने को मिल जाएगी, बीटा रेज देखने को मिल जाएगी, गामा रेज देखने को मिल जाएगी, इसी प्रकार अवरक्त किरणें देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अलग अलग प्रकार की किरणें पहुंच पाती हैं। तो अब हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी विकिरण की आवश्यकता होती है वो हमें याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो सूर्य का जो प्रकाश जो होता है स्थलीय पादप तक पहुंचेगा, और इस स्थलीय पादपों के अंदर, इन स्थलीय पादपों में क्या पाया जाता है? एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इनके अंदर कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो अभी मैंने बताया आपको सूर्य का जो प्रकाश आता है उसके अंदर कई सारी विकिरण यानी कि रेडिएशन पाई जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार की रेडिएशन यहाँ पर काम आती है तो वो हमें याद रखना है। तो कौन कौन सी आती है? यूवी रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, तो बहुत सारी आती है। तो अब हमें कौन सी रेडिएशन चाहिए होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो हमें चाहिए जो होती है उसको हम बोलते हैं PAR। क्या बोलते हैं? PAR। PAR का फुल फॉर्म होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, फोटो एक्टिव रेडिएशन। क्या होता है? फोटो एक्टिव रेडिएशन। फोटो एक्टिव रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं प्रकाश सक्रिय
विकिरण, इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश सक्रिय विकिरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश सक्रिय विकिरण के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे वो पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश सक्रिय विकिरण जो होती है इसके द्वारा प्रकाश की कितनी प्रतिशत मात्रा अवशोषित की जाती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो इसके द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण को अवशोषित करेगा उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 2 से लेकर 10% हो जाएगी। कितनी? 2 से लेकर 10% जो होगी मात्रा प्रकाश की, वो कौन अवशोषित करेगा? प्रकाश सक्रिय विकिरण के द्वारा यह पादप अवशोषित करेंगे। लेकिन ध्यान से सुनना, यही आपको याद रखना है कि अवशोषित कितना करेगा? 2 से 10%। 2 से 10% अवशोषित। पेड़ पौधों के द्वारा कितना अवशोषित किया जाएगा? 2 से 10% अवशोषित किया जाएगा। लेकिन ये जो अवशोषित की जाती है 2 से 10%, इसका उपयोग कितना हो पाता है? तो 2 से 10% अगर प्रकाश अवशोषित किया जाता है तो इस मात्रा का केवल 1% ही उपयोग होता है। किसमें होता है? तो भोजन में। ठीक है ना। 2 से 10% इन्होंने अवशोषित किया टोटल, उसमें से केवल 1% हिस्सा ही क्या होता है? अपना भोजन बनाने में ये उपयोग कर पाते हैं, बाकी वापस इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि खेतों के अंदर यदि फसल लगा रखी है या फिर आप किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर गए हो, जंगल में घूमने गए हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे ही धूप पड़ती है तो धूप पड़ने के बाद में आपको वहां से कुछ ज्वाला उठती हुई दिखाई देती है। वो जो ज्वाला उठती हुई दिखाई देती है वो इसी प्रकाश की होती है। वो जो ज्वाला उठती हुई दिखाई देती है वो इसी प्रकाश की होती है। ये ध्यान रखना है आपको। अब वो जो ज्वाला एक बार एंटर करती है उसमें से 1% हिस्सा तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाने में कर लेते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी का जो भी हिस्सा बच जाता है उसको वापस वो वातावरण में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं कि हमें इसका कोई काम नहीं है, आप वापस जहां से आए हो वापस चले जाओ। ठीक है ना। तो ये पूरी कहानी आपको याद रखनी है। तो एक तो ये जो प्रकाश होता है वो इस तरह से प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, और अब दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। तो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है? तो वो देखो, अब ये जो पादप थे ये मान लेते हैं बड़े फल वृक्ष थे। कितने बड़े फल वृक्ष थे? यानी कि इनका आकार बहुत बड़ा था। अब जैसे ही ये वृक्ष बड़ा होगा तो इसके नीचे यानी कि इस वृक्ष के आजू बाजू में छोटी छोटी वनस्पति उगती है। छोटी छोटी वनस्पति उगती हैं जिसको हम शाकीय घास के नाम से जानते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के नाम से जानते हैं। वो जो झाड़ियां होती है वो छाया के अंदर भी वृद्धि कर सकती हैं। तो वो जो प्रकाश होता है उन झाड़ियों को और उन घास को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा हमारा कहानी होती है किसकी? प्रकाश की प्रत्यक्ष रूप से। तो ये जितने भी यहाँ पे मैंने आपको समझाया इसको मैं वन लाइनर में बता देता हूँ आपको कि हमें कौन कौन सी जानकारी याद रखनी। ठीक है ना। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मैं वन लाइनर के अंदर बता देता हूँ आपको। ठीक है ना। ये हमें याद रखना है ये फोटिक जोन क्या होता है और एफोटिक जोन होता है क्या होता है, ये भी अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना प्रकाश को किस में मापा जाता है? फोटोमीटर, लक्ष्यमीटर में मापा जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये जो प्रकाश होता है किस में जरूरी होता है? किस में जरूरी होता है? तो ये याद रखना है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। किसमें आवश्यक होता है? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकार की हमें विकिरण की आवश्यकता होती है? तो ये याद रखना क्या? PAR। किसकी आवश्यकता होती है? PAR की आवश्यकता होती है। ये आपको याद रखना है। और PAR के द्वारा जो अवशोषित किया जाता है कितना प्रकाश? 2 से 10% ही अवशोषित किया जाता है। और इस 2 से 10% का कितना उपयोग ले लेते हैं? ये कितना उपयोग, कितना प्रयोग करते हैं? तो इसका केवल 1% ही उपयोग। किसमें 1% उपयोग? तो भोजन निर्माण में। किसमें? भोजन निर्माण में। किसमें 1% उपयोग? तो भोजन निर्माण में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब यहां पर हम पर्टिकुलर PAR की कुछ बात कर लेते हैं जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्टली तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? प्रकाश सक्रिय विकिरण। क्या नाम हो जाएगा इसका पूरा नाम? प्रकाश सक्रिय विकिरण। ये आपको याद रखना है। अब ये जो पार जो होता है इसको यदि हम बात करें इसको किसमें मापते हैं? तो इसको मापने के लिए जिस इकाई का या फिर यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम हो जाएगा आइंस्टीन इकाई। क्या हो जाएगा? आइंस्टीन इकाई के द्वारा PAR को मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ये जो PAR होते हैं इसका तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो ये भी आपको याद रखना। ये होता है 400 से लेकर
700 नैनोमीटर तक का इसका तरंग दैर्ध्य होता है, ये आपको याद रखना। तो 3 पॉइंट ये याद रखने हैं आपको, किससे संबंधित, पाठ से संबंधित, जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हमने ओवरऑल देखा है कि यदि सूर्य का जो प्रकाश आता है उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अंदर किन किन फैक्ट के रूप में हमें याद रखना है जो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। अब ये जो प्रकाश जो होता है ये पौधों के अंदर एक क्रिया आती है, फर्स्ट क्रिया तो कौन सी हो जाएगी हमारे, प्रकाश संश्लेषण है। सेकंड क्रिया की बात करें तो प्रकाश जो होता है पेड़ पौधों के अंदर एक क्रिया आती है जिसको हम बोलते हैं दीप्तिकालिता। क्या बोलते हैं, दीप्तिकालिता। दीप्तिकालिता में भी प्रकाश की बहुत ज्यादा हमें आवश्यकता होती है। अगर पौधों के अंदर दीप्तिकालिता नहीं होगी तो जो भी भोजन जो होता है वो कभी नहीं बन पाएगा, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। आपको ये दीप्तिकालिता का अर्थ क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसको, फोटोपीरियोडिज्म के नाम से जाना जाता है। दीप्तिकालिता कहता है किसे है, तो ये ध्यान रखिएगा, पुष्प पर या फिर हम यहां बात करें पुष्प खिलने पर धूप, या फिर इसी को हम कह सकते हैं प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, दीप्तिकालिता। या फिर इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जब प्रकाश की उपस्थिति में पुष्प खुलते हैं तो उस क्रिया को हम बोलते हैं दीप्तिकालिता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दीप्तिकालिता के नाम से जानते हैं। तो जनरली यदि हम बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में जब भी आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो लगभग दिसंबर लास्ट और जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर जो सरसों जो होती हैं उसके पुष्प बहुत ज़्यादा खिलते हैं, ये हम जनरली सभी देखते हैं। तो फसल को हम देखकर बता सकते हैं कि उसके अंदर दीप्तिकालिता कब आएगी और कब नहीं आएगी। जब पुष्प अच्छी मात्रा में खिले हुए दिखाई दे, फसल अच्छी दिखाई दे, भरपूर उसकी बढ़वार हो रही होती, तो हम कह सकते हैं कि पौधे के अंदर जो ये दीप्तिकालिता होनी चाहिए थी वो कंटिन्यूसली लगातार हो रही है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। अब इस दीप्तिकालिता के आधार पर यानी कि पुष्प कब खिलेंगे उसके लिए जो प्रकाश की आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता के आधार पर दीप्तिकालिता को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट तो इसके अंदर आते हैं दीप्तिकालिता के अंदर शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा आता है लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा आता है डे न्यूट्रल प्लांट, और थर्ड वन जो आता है वो आता है हमारा आईडीपी, सॉरी फोर्थ वन जो आता है वो आता है आईडीपी यानी कि इंटर डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है ना, इंटरमीडिएट डे प्लांट, ठीक है ना। इन तीनों का नाम, चारों का नाम क्या था, तो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, और एक हो जाएगा हमारे इंटरमीडिएट डे प्लांट। ये आपको चारों याद रखने हैं। इन चारों प्रकार के जो पौधे होते हैं इनको किसके आधार पर विभक्त किया गया, तो दीप्तिकालिता का आधार पर, यानी कि दीप्तिकालिता में जो प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी का आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डीएनपी और आईडीपी। इनका अर्थ क्या होता है वो मैंने बता दिया। अब इनको कितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो ध्यान रखना, ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के समय कितना 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के लिए 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो आपको केवल ये टर्म याद रखना है, 12 घंटे से कम, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट किसे कहेंगे, ऐसे पौधे जिनको 12 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। यानी कि ऐसे पौधे जिनको 12 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है पुष्पन खिलने के लिए, तो उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और डे न्यूट्रल प्लांट की बात करें तो डे न्यूट्रल के अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे पौधे जिनके ऊपर पुष्पन के समय प्रकाश कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा तो कोई बात नहीं, वो आसानी से सर्वाइव हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। और आईडीपी क्या होते हैं, तो इसके अंदर ध्यान रखना, ऐसे पौधे जिनको फिक्स 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, कितने 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम बोलते हैं आईडीपी यानी कि इंटरमीडिएट डे न्यूट्रल प्लांट, जिसको हम बोलते हैं मध्यवर्ती दिवस पादप के नाम से जानते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण की बात करें तो याद रखना, शॉर्ट डे प्लांट के अंदर जो उदाहरण आ जाएगा सारे, खरीफ,
फसल, जितनी भी हमारे खरीफ की फसलें होंगी वो सब की सब किस में आ जाएगी, हमारे शोर डे के अंदर आ जाएगी। जैसे हम बात करें चावल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, अरहर हो गया, इसी प्रकार मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ठीक है ना। ये जितनी भी फसलें होती हैं, इवन जितनी भी सब्जियां जो होती हैं जिनको हम खरीफ ऋतु के अंदर लगाते हैं, जैसे हम बात करें जैसे इसके अंदर हम बात करें खरीफ के अंदर हम जैसे अरबी हो गया, ठीक है ना, हल्दी हो गया, ये जो सब्जियां होती हैं इनको हम जनरली कहाँ पर लगाते हैं, खरीफ ऋतु के अंदर लगाते हैं। तो वो सब के सब किस में आ जाएंगे, हमारे शोर डे के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग डे। तो लॉन्ग डे का उदाहरण की बात करें तो लॉन्ग डे के अंदर आपको याद रखना है सारे रबी की फसल, जितनी भी हमारी रबी ऋतु की फसलें होती हैं वो सब के सब कौन सी हो जाएंगी, लॉन्ग डे प्लांट। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें गेहूं हो गया, सरसों हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, मसूर हो गया, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर लहसुन हो गया, ये जितनी भी फसलें होती हैं वो सब के सब जो हो गया, ये सब के सब जो होती हैं वो कौन हो जाएगा, लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि रबी ऋतु की जितनी भी फसलें होती हैं। और जितनी भी रबी ऋतु की हमारी सब्जियां होती, चाहे वो जड़ वाली हो गई, मूली हो गई, सलजम हो गई, गाजर हो गई, धनिया हो गई, ये जितनी भी पत्तियां वाली हो गई, पालक हो गई, जितनी भी हमारे सब्जियां या फिर जड़ वाली फिर पत्तियां वाली, ये सब के सब जो होती है वो किसके अंदर आती है, हमारे लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आते हैं। यानी कि सारे रबी ऋतु की जितनी भी फसलें होती है वो सब के सब हमारे लॉन्ग डे प्लांट के अंदर आ जाए। डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि जिनके ऊपर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसके प्रमुख उदाहरण याद रखने हैं आपको, बैंगन, मिर्च, टमाटर हो गया। इसके अतिरिक्त हो जाएगा कुकुरबिटेसी सारे, ठीक है ना। और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर पपीता, सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी। और एक हो जाएगा हमारे इसके अंदर अमरूद। कौन हो जाएगा, अमरूद। ये सभी उदाहरण आपको याद होने चाहिए, यही अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो डे न्यूट्रल प्लांट के ऊपर 5 स्टार लगाना कि ऐसे कौन कौन से पौधे होते हैं जो डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर जो बैंगन, मिर्च, टमाटर, कुकुरबिटेसी, ये सब हमारी सब्जियां हो जाएगी। पपीता, अमरूद हमारे फल वृक्ष हो जाएगा और सूरजमुखी हमारे फसल हो जाएगी। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और इसके अंदर IDP के अंदर आपको केवल एक ही याद रखना है, गन्ना। कौन हो जाएगा, और गन्ना। ये अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा पौधा है जो IDP की श्रेणी के अंदर आता है, और वो कौन हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। गन्ने को फिक्स 13 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो होती है। अगर 13 घंटे इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो इसका जो सीधा जो प्रभाव पड़ेगा वो गन्ने के अंदर जो सुक्रोज यानी कि गन्ने का जो रस होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ पर 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। प्रकाश जो होता है एक तो जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण में, वो मैंने सारा बता दिया आपको। दूसरा जो होता है प्रकाश के आधार पर पौधों को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर सेकंड कैटेगरी आती है, वो कौन आती है, हमारे दीप्तिकालिता। परिभाषा याद रखना है, पुष्प खिलने पर जब धूप प्रकाश की आवश्यकता होती है उसे हम दीप्तिकालिता कहते हैं। इंग्लिश वाले इसको फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। और दीप्तिकालिता के आधार पर पौधों को 4 भागों में बांटा गया है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट और IDP यानी कि इंटरमीडिएट डे प्लांट के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना। इसका तुरंत प्रभाव से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम प्रकाश से संबंधित और जो अदर जानकारी है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा प्रकाश यहाँ पर कंप्लीट। अब हम देखते हैं प्रकाश के अंदर ये जो प्रकाश होता है इसके आधार पर यदि हम कंप्लीट इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो सीधा प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी कि वो प्रकाश को ले लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। और उनके नीचे छोटे छोटे वनस्पति ऐसी बिना प्रकाश के ही सर्वाइव करती हैं। तो उन दोनों को भी हम एक अलग अलग दोनों नाम से जानते हैं। तो एक नाम तो आ जाएगा इसके अंदर हमारे हेलियोफाइट। क्या आ जाएगा, हेलियोफाइट। और दूसरा जो नाम आएगा वो आ जाएगा हमारे सियोफाइट। क्या नाम आ जाएगा, हेलियोफाइट। और दूसरा आ जाएगा हमारे यहाँ पर कौन, सियोफाइट। हेलियोफाइट किसे कहते हैं और सियोफाइट किसे कहते हैं ये आपको अच्छे से समझना है। हेलियोफाइट किसे कहते हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता
होती हैं उनके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं हेलियोफाइट। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें यहाँ पर, तो एक उदाहरण याद रखना है आपको, सूरजमुखी। कौन? सूरजमुखी। सूरजमुखी जो होता है इनको हम कह सकते हैं अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इस अगर आपके मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सूरजमुखी जो होता है, कुछ देर पहले तो सर आपने इसके अंदर डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर लिखा है, तो जिसमें आपने कहा था कि प्रकाश कम होगा तो भी चल जाएगा और अधिक होगा तो भी चल जाएगा। तो याद रखना है सूरजमुखी ऐसा पौधा होता है जिसको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और जनरली यदि आपने सूरजमुखी का पौधा देखा है तो सूरजमुखी का जो पौधा जो होता है वो जिधर से प्रकाश आता है उधर ही अपना मुंह घुमा लेता है। यानी कि अगर मान लो सूरज इधर से आ रहा है तो वो इधर घुमा लेगा, थोड़ी देर बाद में सूरज इधर आया तो वो इधर घुमा लेगा, थोड़ी देर बाद इधर आया तो इधर घुमा लेगा, और शाम होता हो तो उधर चला गया तो वो अपना मुंह उधर करके खड़ा हो जाएगा। यानी कि जिधर से प्रकाश आता है उधर ही ये अपना मुंह को घुमा लेता है, यानी कि इसको प्रकाश की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये याद रखना है सूरजमुखी के बारे में। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, आपने अगर मान लो सूरज जो है वो बिल्कुल बीचों बीच यहाँ का खड़ा हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसका प्रकाश आ रहा है, तो सूरजमुखी भी अपना जो पुष्प होगा वो ऊपर करके ऐसे खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट होते हैं जो आपको याद रखना है। और ऐसे पौधे को हम क्या बोलते हैं? हेलियोफाइट के नाम से जानते हैं, और इंग्लिश वाले हेलियोफाइट को बोलते हैं सन लविंग प्लांट, यानी कि उनको सूरज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सन लविंग प्लांट, यानी ऐसे पौधे जिनको सूर्य का जो प्रकाश होता है वो बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, और उन्हीं को हम बोलते हैं हेलियोफाइट, या फिर इंग्लिश वाले इसको बोलते हैं सन लविंग प्लांट के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण हो जाएगा हमारे सूरजमुखी, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे सीओफाइट, तो इसका जस्ट उल्टा कर लेते हैं। सीओफाइट क्या हो जाएंगे? छाया प्रिय पौधे क्या कहलाते हैं? सीओफाइट कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पौधे जिनको प्रकाश की कम आवश्यकता होती है उनको हम बोलते हैं छाया प्रिय पौधे। और उदाहरण याद रखना है आपको, यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा यहाँ पर शाकीय घास। शाकीय घास यानी कि कोई भी बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और वहां पर यदि बड़े बड़े वृक्ष हैं और उन वृक्षों के नीचे आपने छोटी छोटी घास उगते हुए देखा होगा, और वो जो घास होती है वो कम प्रकाश में भी आसानी से सर्वाइव कर जाती है, यानी कि वो छाया में भी अच्छे से ग्रो कर जाती है, उन्हीं को हम बोलते हैं सीओफाइट पौधे। जैसे हो जाएगा हमारे शाकीय घास। और इंग्लिश वाले जो होते हैं सीओफाइट को बोलते हैं शेड लविंग प्लांट। क्या बोलते हैं? शेड लविंग प्लांट, यानी कि उनको छाया अधिक पसंद होती है। तो ये याद रखना है, दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है। हेलियोफाइट क्या होता है, सीओफाइट क्या होता है। अगर हेलियोफाइट की बात करें तो इसको वन वर्ड के अंदर ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं प्रकाश प्रिय पौधे। क्या बोलते हैं इनको? वन वर्ड में बोलते हैं हेलियोफाइट को प्रकाश प्रिय पौधे, और सीओफाइट को बोलते हैं छाया प्रिय पौधे। दोनों के उदाहरण याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के अंदर भी याद रखना। इंग्लिश वाले इंग्लिश को याद रखेंगे, हिंदी वाले हिंदी को याद रखेंगे, और इंग्लिश वाले जो दोनों को याद रखेंगे, ठीक है ना। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साथ में हमारे जो प्रकाश वाला जो पॉइंट होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे जल के बारे में, और एक हम देखेंगे मृदा के बारे में। ये दोनों एबायोटिक कंपाउंड बचे हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं जल और मृदा एबायोटिक कंपाउंड के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ध्यान रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।